Hello, everyone, and a very warm welcome to you all. This is part 5 of our chapter series on compromises, arrangement, and amalgamation. In this video, we will be covering section 233, which deals with the procedure for a fast track merger. So, let's get started. Before starting this section, we need to understand certain things. तो एनसीएलटी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर द फास्ट ट्रैक मर्जर, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. सेकेंडली, जब आप सेक्शन 233 को फॉलो करते हो तो 233 इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है. दैट मीन्स इसके साथ आपको 230 और 232 को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. थर्डली, सर्टेन कंपनीज पे ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है. वो कौन सी सर्टेन कंपनीज हैं? नंबर 1, 2 और मोर स्मॉल कंपनीज. स्मॉल कंपनीज कौन सी होती हैं? स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85. स्मॉल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है टिल नाउ. अभी जो डेफिनेशन है वो ये है. सेकेंडली, स्मॉल कंपनीज विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट कंपनी. नेक्स्ट, होल्डिंग एंड होली ओन्ड सब्सिडरी. ये कंपनीज प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन होल्डिंग और होली ओन्ड सब्सिडरीज होना चाहिए. थर्डली, प्रिस्क्राइब्ड क्लास. पहले ये प्रिस्क्राइब्ड क्लास मेंशन नहीं थी, लेकिन अब ये इंक्लूड करती है 2 और मोर स्टार्टअप कंपनीज, यानी कि 2 और मोर स्मॉल कंपनीज, 2 और मोर स्टार्टअप कंपनीज या होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज हो, ये कंपनीज फास्ट ट्रैक मर्जर पे जा सकती है. इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं जा सकती है. इस सेक्शन में कहा गया है फास्ट ट्रैक मर्जर, लेकिन इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक मर्जर के साथ डी मर्जर, अमलगमेशन, पार्शियल डी मर्जर या फास्ट ट्रैक रिकंस्ट्रक्शन, ये सभी भी ये सेक्शन को कवर करता है. लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर. फर्स्ट स्टेप, जो कंपनीज हैं यानी कि ट्रांसफरर कंपनी एज वेल एज ट्रांसफरी कंपनीज, ये स्टेप्स दोनों ही कंपनीज के लिए सेम है. दोनों ही कंपनीज ये स्टेप लेंगी. दोनों ही कंपनीज अपने अपने आरओसी को और ऑफिशियल लिक्विडेटर को, जो भी उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स होंगे जहां पे भी कंपनीज होंगी, उनके जो भी आरओसी होंगे और ऑफिशियल लिक्विडेटर होंगे दोनों ही कंपनीज के, प्लस अफेक्टेड पर्सन, इन सभी को नोटिस इशू किया जाएगा इन फॉर्म CAA 9 में. अफेक्टेड पर्सन कोई भी हो सकता है, लाइक क्रेडिटर्स, मेंबर्स, सप्लायर्स, एनी पर्सन. नेक्स्ट स्टेप विल बी कि ये जो अफेक्टेड पर्सन्स होंगे, जो भी ये क्रेडिटर्स हैं, मेंबर्स हैं या सप्लायर्स हैं, कोई भी है, इनको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा टू रेज दी ऑब्जेक्शन. मतलब अगर इनको कोई भी इशू आता है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं. ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है? जब भी लिक्विडेशन होता है तब कंपनी का लिक्विडेटर ठीक काम से काम कर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है. 30 डेज का टाइम होता है टू रेज दी ऑब्जेक्शन फ्रॉम दी एनी अफेक्टेड पर्सन. अगर ऑब्जेक्शन आता है तो कितना आता है ऑब्जेक्शन, मतलब कितने लोगों का ऑब्जेक्शन आता है, कितने वैल्यू का या कितने मेंबर्स का या क्रेडिटर्स का ऑब्जेक्शन आता है, उसको देख के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये समझ में आ जाता है कि ये ऑब्जेक्शन क्योंकि आया है इतने लोगों का, तो फर्दर ये जब मीटिंग होगी, जब क्लास मीटिंग होगी, तब स्कीम अप्रूव होगी या नहीं होगी. क्योंकि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ जाता है ज्यादा लोगों का तो आपकी स्कीम फर्दर स्टेप्स में अप्रूव नहीं होती है. फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए थोड़ी सी जो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है. नेक्स्ट स्टेप होगा, जो कंपनीज रहेंगी, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरर की कंपनी, दोनों ही कंपनीज अपने अपने आरओसी को CAA 10 में एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देती हैं, जिसमें वो ये डिक्लेयर करती हैं कि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी है, वो सॉल्वेंट रहेगी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर. उसके बाद दोनों ही कंपनीज मीटिंग के लिए मेंबर्स और क्रेडिटर्स को नोटिस इशू करेंगी. नोटिस इशू करने के लिए उनका CAA 9 जाएगा, उसके साथ नोटिस जाएगा मीटिंग का. CAA 10 जाएगा जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी लिखी जाएगी. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा नोटिस के साथ साथ, जिसमें वो ये पूरा रीजन है, एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों वो उनकी स्कीम क्या है, मर्जर अमलगमेशन, और क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है बिहाइंड दी मर्जर या अमलगमेशन या जो भी उनकी स्कीम है. नेक्स्ट स्टेप इज मीटिंग होगी, उसमें अप्रूवल होगा. अप्रूवल के लिए जो मेंबर्स मीटिंग होगी उसमें एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल मेंबर्स इन नंबर, उनके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है. और क्रेडिटर्स मीटिंग है तो एटलीस्ट 90% ऑफ द क्रेडिटर्स इन वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें जब ऑब्जेक्शंस आ रही थी
उससे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता लग सकता है कि उनको आगे 233 में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अप्रूवल ज़्यादा लगता है। अगर सपोज 10% तक केवल आ रहा था ऑब्जेक्शन तो वो कंटिन्यू कर सकते थे, क्योंकि 90% उनको यहाँ पे अप्रूवल मिलने की उनको चांसेस थे। लेकिन अगर उनका 20% लोगों का ऑब्जेक्शन आ जाता तो आगे बढ़ने का 233 में कंटिन्यू करने का प्रोसीजर का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आगे जाके उनको वापस से 232 की तरफ जाना पड़ता। 232 में जो अप्रूवल है उसमें कम रिक्वायरमेंट है, लाइक मेजॉरिटी इन नंबर थी प्लस 3/4 इन वैल्यू की थी। लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स के लिए है वो एटलीस्ट 90% मेंबर्स की अप्रूवल होनी चाहिए और क्रेडिटर्स की 90% ऑफ द क्रेडिटर्स इन वैल्यू की। तो अगर इन केस आपको अप्रूवल इतनी नहीं मिल पा रही है तो आप 233 की जगह 232 में कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब अप्रूवल मिल जाती है उसके बाद जो कंपनी है, अब यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी का काम ओवर हो जाता है। अब ये स्टेप्स आगे जो रहेंगी वो ट्रांसफरी कंपनी के लिए रहेंगी। ट्रांसफरी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को और ऑफिशियल लिक्विडेटर को एक रिपोर्ट फाइल करती है इन फॉर्म CAA 11। CAA 11 एक फिजिकल फॉर्मेट है, उसमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जो GNL 1 के साथ अटैच की जाती है और ये 7 डेज के अंदर अंदर जो भी आपकी मीटिंग हुई थी उसके अंदर अंदर आपको फाइल करनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि MCA ऑटोमेटिकली आरओसी को बता देता है, और लेकिन ऑफिशियल लिक्विडेटर का ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, इसलिए वहां पर जो रिपोर्ट दी जाएगी वो या तो दी जाएगी स्पीड पोस्ट से या फिर हैंड डिलीवरी। तो वहां पर सिर्फ CAA 11 जाता है, GNL 1 नहीं जाता है, क्योंकि GNL 1 एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसमें रिपोर्ट को अटैच करके आरओसी पे फाइल की जाती है। अब जो स्कीम फाइल करी गई है, जो GNL 1 में रिपोर्ट फाइल करी गई, ये जो रिपोर्ट थी वो ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी दोनों की रिपोर्ट बनाई जाएगी, लेकिन जो फाइल करेगा वो ट्रांसफरी कंपनी फाइल करती है। अब आपने जो रिपोर्ट को फाइल किया है स्कीम अप्रूवल का, वो CG जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो वेट करती है फॉर दी ऑब्जेक्शन कि कोई ऑब्जेक्शन तो रेज नहीं कर रहा है आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर, क्योंकि इन तीनों को ही वो रिपोर्ट दी गई थी। तो अब CG वेट करेगा आरओसी का या ऑफिशियल लिक्विडेटर का टिल 30 डेज कि उनकी तरफ से तो अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर इशू कर देता है CAA 12 में। ये इनका फाइनल ऑर्डर होता है, ये कंपनी को इशू कर दिया जाता है और फिर कंपनी इस ऑर्डर को, CAA 12 का जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को INC 28 फॉर्म के साथ अटैच करके आरओसी को फाइल करती है विद इन 30 डेज के अंदर। या तो स्कीम अप्रूव हो जाएगी या फिर हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन आ जाए। अगर इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऑब्जेक्शन रिसीव हो जाता है फ्रॉम आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर इन 30 डेज, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि MCA को ही लगता है कि स्कीम में कुछ गड़बड़ है या इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर अप्रूवल हो जाता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता था तब तो वो कंपनी को ऑर्डर इशू कर रही थी, लेकिन इन केस अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि MCA को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है स्कीम में, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि MCA NCLT को आपकी स्कीम को रेफर कर देती है इन फॉर्म CAA 13 विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग दी CAA 11। CAA 11 फाइल किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसने 30 डेज का वेट किया था फॉर एनी ऑब्जेक्शन आ जाता है तो फिर फर्दर नेक्स्ट 30 डेज को लेके, यानी कि जब से CAA 11 उनको फाइल किया गया है उसके विद इन 60 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट NCLT के पास आपकी स्कीम को रेफर कर देगी और आपको ये कहेगी कि आप 232 के अंडर अपने मर्जर या अमलगमेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल रेफर योर scheme to CAA 13 in 60 days of receiving the CAA 11 to start the procedure under section 232 read with section 230। ना NCLT के पास भी दो ऑप्शन है, या तो वो स्कीम को अप्रूव करेगा या फिर वो कहेगा कि नहीं 232 में ही आपको अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना होगा। वहां पर अगर उन्होंने ऑर्डर दिया तो आपको पूरा प्रोसेस स्टेप 1 से 232 में फॉलो करना होगा। अगर NCLT ने 232 बोला तो कोई बात नहीं, तो आपको 232 में जाना होगा। लेकिन अगर NCLT को लगता है कि सब कुछ ठीक है तो NCLT यहाँ पर भी फाइनल ऑर्डर इशू कर सकती है, NCLT आपकी स्कीम को कंफर्म कर सकती है। अगर आप NCLT ने स्कीम को कंफर्म कर दिया, फिर जो ट्रांसफरी कंपनी है
वो आरओसी के पास फाइनल ऑर्डर जो आएगा इन CAA 12 उसको अटैच करके INC 28 में आरओसी के पास फाइल करेगी टू इंटीमेट कि हमारी स्कीम अप्रूव हो गई है। अब आरओसी क्या करेगा, आरओसी आपकी जो ट्रांसफरी कंपनी थी जिसने INC 28 फाइल किया है उसको कंफर्मेशन देगा, और अब ये ट्रांसफरी कंपनी जो ट्रांसफरर कंपनी का आरओसी था उसको कंफर्मेशन फाइल करेगा। तो दोनों ही आरओसी को ये इंटीमेट करना होता है कि स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है। Thank you so much. Keep learning and stay connected for further videos.